उद्गम, उद्गम, पहले लिख लीजिए फिर उसके बाद पूछेंगे। उद्यम, उद्यम, उद्योग, कोण आहे? कटह, कट आहे, आता उचलू नकोस. चटई, दरी, क्लेशः, दुःख, दंडः, सजा, दुराचारः, दुष्टाचरण, नाशः, इसको लिखना है पहले. नाश है यानी नाश. न्यायः, न्यायशास्त्र, या इंसाफ. भक्त, लावलाय की लावलाय. भक्त, भक्त या योगी. भक्त, भक्त. मणिकारः, मणिकारः, जोहरी. मासः, हाँ पुल्लिंग समावेश में शायद अकारांत ही है सभी. तो मासः यानी महीना. लाभः, प्राप्त करना. वातः, वायु. उद्गम शब्द है, ग है बीच में, द के बीच में ग है. उद्गमः उत्पत्ति, उद्यमः उद्योग. कटः, ट है, कटः चटई या दरी. क्लेशः दुख, दंडः सजा. दुराचारः दुष्ट आचरण. नाशः नाश. न्यायः न्यायशास्त्र या इंसाफ. भक्तः भक्त. मणिकारः जौहरी. मासः महीना. लाभः प्राप्त करना या मिलाना. वातः वायु. आगे चटई ते गालीचा. शुक्ल पक्षः, शुक्ल पक्षः. शुक्ल पक्ष आणि शुक्ल पक्ष. शुक्ल पक्ष. सदाचारः, अच्छा बर्ताव, अच्छा आचरण. स्नेहः, मैत्री. मैत्री या प्रीति. अध्ययनम, सीखना.
अर्चनम, पूजा, असत्यम, झूठ, अस्त्रम, अस्त्र, शस्त्र या हथियार, ध्यानम, मनन करणं, या चिंतन करणं, पारितोषिकम, इनाम, बिंबम, इकडचं दाखवलंय काय, बिंबम, गोल, इधर का शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, सदाचार, अच्छा आचरण, स्नेह, मैत्री, प्रीति। अब नपुंसकलिंगी नाम है अध्ययनम, सीखना या अभ्यास, अर्चनम, पूजा, असत्यम, झूठ, अस्त्रम, शस्त्र या हथियार, ध्यानम, मनन करना, चिंतन करना, पारितोषिकम, इनाम, बिंबम, गोल। अभी और है तो इधर लिख रहे हैं मैं उसको अभी। भय, भीति, भयम, भीति, शासनम, हुकुम, आज्ञा, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम, स्वस्थपना, विशेषण, असंख्येय, असंख्येय, अगणित बहुत, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आत्मा संबंधी, प्रबल, प्रबल, बड़ा या भयंकर, प्रायः, ये प्रायः अभी भी आया वहाँ पर, ये अव्यय है प्रायः तो
बहुत सावे में दिया है, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने दिया है। इकडचं दाखव. प्राय के लिए हिंदी शब्द क्या अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बहुशः तो इसे लिखा है यहाँ पर। हो गया काय म्हणजे बहुत करू. आता ते हिंदीमध्ये काय म्हणायचं माहीत नाही तुला. ज़्यादातर लिख सकते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको. तो अभी जो आत्मनेपद के प्रत्यय, इसके पहले आपको रह गया था ना कल का वाक्य, तो ये आपको याद करने हैं. इनके अर्थ सरल है, ऐसे कठिन तो है नहीं इसमें ज़्यादा, तो बहुत सारे सरल है शब्द, तो ये इसको आप याद करना है. अभी थोड़े वाक्य हम देखेंगे, तो पहले इसको क्या करो, आप आपने लिखा है तो अब इसको याद करो. संस्कृत हिंदी, हिंदी तो संस्कृत को कल पूछेंगे. अब आप जो बचा हुआ प्रकरण है अपना, तो उसमें से कौन सा रह गया था, प्रश्नवाचक रह गए थे ना, कदा, किमर्थम, कुतः, कथम और किम. और कौन सा, समुच्चय बोधक. 2 ही रह गए थे ना, पूरे हो गए थे वैसे तो. ठीक, इसके लिखो फिर. परिमाणवाचक ईशत तर झालं की. आगे प्रश्नवाचक के रह गए थे, तो प्रश्नवाचक के उदाहरण लिखते हैं. अव्ययों के उदाहरण, कदा, कदा, कदा त्वं नयति, कदा त्वं नयति. तुम कब ले जाते हो. कदा तुम नयति या तुम कदा नयति, दोनों पण चलता है. तो तुम कब, अभी हिंदी लिखना रह गया मेरे से. तुम कब ले जाते हो, इसका अर्थ क्या हुआ, तुम. अभी आगे पीछे कुछ चाहिए उसको,
तो ही वो समझ में आता है, लेकिन अभी एक ही आपको शॉर्ट में दिखाना इसलिए आगे। अथ आगे का है किमर्थम। अथ किम का अभी लिखा नहीं है, जब आएगा तब लिखेंगे उसको। किमर्थम, किमर्थम तुम दोनों किस लिए जानते हो। कशासाठी जाणायला लागले तुम्ही दोघं कशाला जानताय त्याला, त्या गोष्टीला, असं म्हणतो। तुम दोनों किस लिए जान रहे हो, क्या आपको उस घटना के बारे में आपको क्या चाहिए, चुप बैठो। तो इस प्रकार वो है, वो आगे इसलिए करे ना, ये ना इनका प्रयोग बीच में से कर रहे हैं हम, तो पीछे आगे का संदर्भ अभी आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ चाहिए ना वो आगे पीछे तो ही समझ सकते हैं। तो क्या आएगा, किमर्थम युवाम बोधथ, चलते युवाम किमर्थम कुत्र का तो वहाँ पर भी लिखा था को या कुत्र का, तो वही उदाहरण लेना है आपको। बोध, तुम दोनों है ना, बोधथ आएगा वहाँ पर, लिख दो। कुतः निर्जरे वने आगतः, किस कारण से निर्जर वन से आए, निर्जन वन में से अब आगे का कौन सा है, कुतः, कहाँ से या किस कारण से भी चलता है वो, कहाँ से मतलब कोठुन, कुतः, हाँ, या किस कारण से ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। कुतः यानी किस कारण से या कहाँ से, तो किस कारण से इसके बारे में लिख रही हूँ मैं, किस कारण से, किस कारण से, कुतः किस कारण से निर्जन वन में गए थे, है ना, निर्जन वन में क्यों गए थे, किस कारण, अब किस क्यों ये सब ये यहाँ क्यों गए थे, निर्जन वन में क्यों गए थे, किस कारण से गए थे, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो कुतः
निर्जनम वनम वने वनमच येणार इथं निर्जनम वनम गतः ये विशेषण भूतकाल है ना वो। प्रश्न आएगा किस क्यों निर्जन वन में क्यों गए थे, ऐसा भी चलता है। निर्जन वन में क्यों गए थे, किस कारण से गए थे, सब एक ही है उसमें। आगे कथम, कथम यानी कैसे, कैसे, कथम यानी कैसे। कथम विलंब, विलंब कैसे है, किस कारण से है। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, काय होते बघूया त्याचं आपण केलं नाहीच। त्वं कथम त्वं असि, कथम त्वं असि, तू कसा आहेस, कथम त्वं असि। असि प्रश्न चिन्ह है त्याच्यावर सीच्या वर ते अनुसंधी करायचं। आगे किम, अथवा किम का और किम का अर्थ एक आएगा। हाँ तो क्या, अब उसके आगे उसके लिए वो इसलिए कहते हैं ना वो आधा अधूरा वाक्य क्या है। अब जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे समझ में आएगा। यदि कहीं मिल गए तो आप लिखना उसका। अभी तो वाक्य वो पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो कैसे लिखवाऊँ। किम, किम तया क्रियते, क्रियते हिंदी लिखना है ना। तेरे द्वारा क्या किया गया, तुझ्याकडून काय केलं गेलं। कि मैंने क्या होता है ना, तया किम क्रियते, तूने क्या किया, ऐसा भी लिखा तो चलो। क्या किया, क्रिया नहीं किया। तेरे द्वारा या तूने क्या किया, तेरे द्वारा क्या किया गया या तूने क्या किया। तया किम किया है लिखा मैंने यहाँ पर। क्या कृतः, मैंने क्या किया, हम्म, हम क्यों करोगे, हम करोमि या कृतः, हम किम कृतः, मैंने क्या किया। इस प्रकार राम ने क्या किया, राम किम कृतः। इस आगे इस प्रकार ये प्रश्नवाच्य के हो गए। अब जो बचा है कौन सा समुच्चय वाचक उसको कर लेते हैं और थोड़े अपन उदाहरण देखते हैं, क्योंकि ये प्रकरण एक ही समय में थोड़ा थोड़ा किया तो इसको याद करो आप, या इसको आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। अब प्रथम गण के धातुओं को कौन सा विकरण लगा था, अविकरण। तो जैसे परस्मय पदी विकरण लगाते समय जो गुण वृद्धि जो भी नियम बताया था ना, वैसे सब नियम यहाँ आत्मनेय पद में भी लगेंगे। हाँ, लेकिन एक और विशेष वहाँ पर नियम है कि षष्ठ गण के धातुओं का
यदि वह ऋकारांत धातु होगा तो, जैसे मृ है ना, तो इसमें क्या है, म प्लस रू है, और हे कौन से गण का मृ धातु, षष्ठ गण का है, तो षष्ठ गण को विकरण क्या लगेगा, अ, और ये ते प्रत्यय लगता है। अब षष्ठ गण के इस म प्लस रू को मैंने बाजू में निकाल दिया, तो षष्ठ गण के धातुओं के अंत में यदि रू होता है, ये रू आया ना, रू होगा तो उसका रिय बनता है, इसका क्या बनेगा, रिय, म्रिय बनता है ना, प्लस अ प्लस ते, तो ये बघा, ये म हलंत है तो र है, तो र इसके पेट में गए, म्री य ते। यदि आपको लिखना है तो नियम लिख सकते हैं। क्या लिखना है नियम, सिर्फ षष्ठगण के नहीं, सिर्फ आत्मनेपद पद के लिए ये नियम है। क्या नियम है, षष्ठ लिखें, षष्ठ गण के ह्रस्व ऋकारांत धातुओं के ऋकारांत धातुओं के षष्ठ गण के ह्रस्व चाहिए। यहाँ पर ह्रस्व है ना, ये रू, ये वाला रू नहीं है, ऐसा वाला नहीं है, ऐसा है ना सिंपल, तो ये ह्रस्व है। तो षष्ठ गण के ह्रस्व ऋकारांत धातुओं के रू के स्थान पर, रू के दिसते क्या, रू के स्थान पर, रू के स्थान पर री होता है। अभी री होता है, अभी तो इतना ही लिखे, मैं री करेंगे। अभी एक स्टेप मैंने बताना रह गया था यहाँ पर, इसको पहले लिखते फिर बताती हूँ जो है उसका। री होता है, और ये है ना म प्लस री प्लस अ, ऐसा हुआ, री हुआ। कुठून आला, रिय व्हायला पाहिजे तो रिय ये बनता है, इसमें पुस्तक में थोड़ी सी गलती है। तर दोन्ही पण घेतल्याच्यात, रिय ये चाहिए यहाँ पर, वो बराबर था। अब एक बार एक डाउट है, वो कल बताते हैं उसको, क्या डाउट है मेरा, लिखा अलग है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिय बना, तो ये म्रियते, यार ये चाहिए, कुछ होगा तो मैं कल बताऊंगी, इसका एक डाउट है मुझे तो। हाँ, रिय होता है, तो ये हलंत है ना, इसमें अ मिलने के बाद रिय पूरा होगा। तो ये लिखो, और इसके आगे ये लिखना है आपको।
हो गया। आगे मृग धातु के स्वर को गुण नहीं होता, जैसे दशम गण को हमने बहुत बताया था ना उस टाइम भी, जब दश मृग का मार्ग यति बना तो वहाँ पर क्या बताया था कि वृद्धि गुण या वृद्धि होती है, स्वर को गुण होता है, दशम गण के भी स्वर को गुण होता है, ऐसा वहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर जो मृग धातु आया है उसका मार्ग यति नहीं करना है। ये हो गया आपका। तो दशम गण में जो मृग है वो कैसे गुण है? यस, कौन सा मृग है? मृग मृग दशम गण का है, आगे लिखना है आपको, ये मृग ये दशम गण का धातु है। अब इसके लिए नियम क्या, सामान्य तो हमने परस्मय पदी प्रत्यय लगाते समय क्या देखा था कि मूल धातु जो है उसको अय विकरण लगाने के पूर्व गुण होता है, चुर का चोर यति बना ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मृग का मार्ग यति नहीं करना है, ये अपवाद है, तो यहाँ पर मृग का मृग यति ही बनता है। समझ में आया? इसलिए क्या है, मृग धातु के स्वर को गुण नहीं होता है। क्या नियम है, मृग धातु के ये स्वर है ना, मृग में ये जो रू है वो स्वर है, तो रू रू का क्या बनता है गुण, रू रू का गुण क्या बनेगा, अर बनेगा। तो यहाँ पर मृग का मार्ग यानी वृद्धि करना है, गुण नहीं करना है। इसको पहले नियम लिखो, मृग धातु के स्वर को गुण नहीं होता है। जैसे मृग बराबर म प्लस रू प्लस आय दशम गण का है प्लस ते, मैंने इसको खोला है सिर्फ। हाँ, रू रू ई का गुण ए, ऊ का गुण ओ, रू रू का गुण अर, यहाँ पर गुण नहीं होगा। म प्लस रू का अर नहीं करना है। समझ में? ये क्या होता है इसका, मर येते कुछ होगा। और ये मृग धातु मैंने पहले भी एक बात बताई थी, जो दशम गण के धातु है वो उभयपदी, ज़्यादातर उभयपदी रहते हैं, लेकिन मृग धातु आत्मनेपदी ही होता है। एक विशेष नियम है मृग के प्रति। हाँ, तो एक तो मृग धातु के स्वर को गुण नहीं होगा, दूसरा वह आत्मनेपदी ही होता है। मृग यति नहीं है, मृग यति करेगा, मृग यते चाहिए, आत्मनेपदी है ना धातु, इसलिए मृग यति नहीं करना है। तो क्या नियम समझ में आया कि म प्लस रू प्लस ग। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर रू का अर हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर गुण होता है, चुर का चोर। फिर कौन से धातु है वहाँ पर, अभी प्रथम गण में गुण होने वाले, दशम गण में गुण होने वाले, अवधीर नहीं, वो तो अलग आएंगे। नहीं नहीं,
हाँ, घुष का घोषयति बना, तो ये बना है ना, उसमें चुर का चोर, ऊ का ओ बना। घुष का घोष बना, तो यहाँ पर गुण वृद्धि होती थी, लेकिन यहाँ पर इसमें गुण नहीं होगा, गुण वृद्धि नहीं होती, लेकिन यहाँ पर गुण नहीं होता है। मृग धातु के स्वर को, रू स्वर को गुण नहीं होगा, रू का गुण नहीं होता है, ऐसा नियम। और यह मृग धातु आत्मनेपदी ही होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं क्या, और रू का अर्थ नहीं करना है। तो कोई कहेगा कि वहाँ पर गुण तो वृद्धि होती थी, वृद्धि होगी क्या? वृद्धि भी नहीं होगी, गुण भी नहीं होता वृद्धि, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः, अब वो वृद्धि कब होती है वो आगे जाकर बताएंगे। तो यहाँ पर आत्मनेपद के लिए नियम बताया कि मृग धातु के स्वर को गुण नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा उसका? मृग मृगयते। कैसे चलाएंगे इसको? मृगयते, मृगयेते, मृगयन्ते, मृगयसे, मृगयेथे, मृगयध्वे, बराबर, मृगयावहे, मृगयामहे। ये सामान्य नियम है, इसमें विशेषता कुछ नहीं। तो आपने चलाए होंगे, तो एक यहाँ पर चलाओ आत्मनेपद का। कौन कौन से चलाने के लिए बोला था? जो चलाए थे उसको छोड़कर। शुभ धातु चलाओ, शुभ, शोभ, सुशोभित करना, सुशोभित होना होगा। शुभ धातु, हाँ, शोभित होना। हाँ हाँ, शोभ कौन से गण का है? हाँ हाँ हाँ, तो फिर शुभ का शोभ, और शोभते, शोभते, शोभेते, शोभन्ते, शोभयन्ते नहीं, शोभन्ते। हाँ, शोभसे, शोभेते, शोभध्वे, शोभे, शोभावहे, शोभामहे। करेक्ट। युद्ध धातु चलाओ। युद्ध कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। युद्ध, युद्धेते, युध्यन्ते, युध्यसे, युद्धेते, युध्यध्वे, युद्धावहे, युद्ध्यामहे, बराबर। विंद, विद, विंद, हाँ, षष्ठगण, विद विंद षष्ठगण है। विन्दते, विन्देते, विन्द्यन्ते, विन्दसे, विन्देते, विन्द्यते, विन्द्यध्वे, विन्दे, विन्दावहे, विन्दामहे, बराबर। अव प्लस धीर, धीरयते, दशमगण। याद नहीं किया धातु? घेतलंय। अव प्लस धीर, अवधीर, अवधीरते, अवधीरयते, दशम, अवधीरयते, अवधीरयेते, अवधीरयन्ते, अवधीरयन्ते, हाँ, अवधीरयसे, अवधीरयेथे, अवधीरयध्वे, अवधीरये, अवधीरयावहे, अवधीरयामहे। श्लाघ धातु बोलो। श्लाघ्यते, चतुर्गण ना? प्रथम। श्लाघते, श्लाघते, श्लाघेते, श्लाघन्ते, श्लाघसे, श्लाघेथे, श्लाघध्वे, श्लाघे, श्लाघावहे, श्लाघामये। आ प्लस शंस, आ प्लस शंस, क्या होगा इसका? प्रथम गण का है। आ शं स ते, हाँ बोलो। आ शंसते,
आशंसेते आशंसन्ते आशंससे आशंसेथे आशंसध्वे आशंसे आशंसावहे आशंसामहे। आगे ये लिखने के लिए भी बोला था मैंने उस दिन। वृत्त का वर्त क्या होगा इसका? वर्तते। बोलो, वर्तेते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेते वर्तद्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। परि प्लस ईक्ष, परि प्लस चला परीक्षते परीक्षेते परीक्षन्ते परीक्षसे परीक्षेथे परीक्षद्वे परीक्षे परीक्षावहे परीक्षामहे। आ प्लस रभ, हाँ क्या होगा इसका? ये सब प्रथम गण का है तो अ लगेगा, तो क्या होगा इसका? आ र भ ते। हाँ बोलो, आरभते आरभेते आरभध्वे, नहीं आरभन्ते आरभसे आरभेथे आरभध्वे आरभे आरभावहे आरभामहे। रुचरोच, हाँ तो रोच धातु के लिए एक नियम आता है, पहले भी हमने देखे चतुर्थ में, कि जिसको अच्छा लगता है, रुच रोच ने अच्छा लगना, तो जिसको अच्छा लगता है उसकी कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है, तो वो रुच धातु। तो रुच का क्या बनता है? रुच है, उसका क्या बनेगा? रोच। और कौन से प्रथम गण का है तो रोचते रोचते रोचेते रोचन्ते रोचसे रोचेथे रोचद्वे रोचे रोचावहे रोचामहे। इस प्रकार ये चलाना है। अब वाक्य देखेंगे, थोड़े 4 वाक्य देखेंगे तो आपको कल के लिए कैसे करना एक आइडिया आ जाएगी। पहला वाक्य है देवम वंदे। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है? देव। और यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? धातु कौन सा है? वंद। कौन से गण का है? प्रथम गण का। अब ये देवम, इस देव शब्द का कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? बोलो, देवः देवौ देवाः प्रथम देवम। हाँ, तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और यहाँ पर वंद, इसका वंदे कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? बोलो, वंदते। अब इस वंद आया ना मूल धातु, तो वंद प्रथम गण का, इसलिए विकरण आया अ और प्लस ते, तो क्या बनाए? वंदते। अब चलाओ, वंदते वंदेते वंदन्ते वंदसे वंदेथे वंदध्वे वंदे। वंदे आए ना, कौन से? उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो इसका कर्ता कौन हो गया? वंदे। वंदे यानी उत्तम पुरुष का एक वचन, यानी कर्ता कौन है? यानी अहम आया ना, इसमें नहीं है अहम। द्वितीय विभक्ति यानी कौन सी विभक्ति? कारक है, कर्म कारक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? अहम, यानी इसका अर्थ क्या हो गया? मैं। अब यहाँ पर कर्म को हिंदी में क्या लगता है? को लगता है। तो मैं देव को, वंद यानी नमस्कार करना, मैं देव को
नमस्कार करता। मैं देव को नमस्कार करता हूँ। आगे भयम शंकसे। मूल शब्द क्या है इसका? भयः। और इसका हाँ धातु कौन सा है? मूल शंक। और इसका अर्थ क्या है? कौन से गण का है? प्रथम गण का है। शंक से शंकते। इसका या शंक धातु का अर्थ क्या लिखा है आपको? संशय लेना। अब कर्ता कौन है? इस भय शब्द की भयम कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो कारक कौन सा आया? द्वितीय विभक्ति यानी कर्म आया। अब यहाँ पर कर्ता है क्या? है शंक से क्रिया है। हाँ तो क्या होगा यहाँ पर? अब निकालो वहाँ पर कर्ता। यहाँ पर से ये शंक धातु है तो उसको चलाओ। शंकते, शंकेते, शंकन्ते, शंक से आया ना। तो ये कौन सा आया? मध्यम पुरुष का एक वचन। तो इसका कर्ता कौन हो गया? त्वम। कर्ता ने था निकाला आणि तू भय की शंका करते हो। तुम भय नहीं घबराता है, ऐसे सरल है वो। आप थोड़ा सा शंका करना हिंदी में क्या लिखेंगे उसको? तुम भय की शंका करते हो। तुम भय की शंका करते हो आणि भयाला शंकितोस, असं संशय घेतोस, घाबरतोस। हो गया? समझ में आया? आगे आगे बढ़ रहे, पीछे का भूलना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो आगे आगे चलते जाएंगे, पीछे का यदि भूलते जाएंगे तो वाक्य बनाने नहीं आएंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, भ या ये द है, बीच में व है और वे पद एवढे इतना ही वाक्य है। हाँ पर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? क्या होना चाहिए यहाँ पर? मूल शब्द क्या है? भय तो समझ में है तो भय आया। हाँ तो इसमें द दिख रहा है आगे। मैंने पहले ही बताया है कि यदि पेट में कोई शब्द है वो पूरा होता है। तो यहाँ पर ये पहले लिखो इसको कि ये द इधर निकालो, वो इधर निकालो समझने के लिए। भयाद वे पते। हाँ कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ इसमें से व बाजू में निकाला और द बाजू में निकाला। अब द किसका होता है? त का होता है। कौन सी संधि है? छोड़कर, अनुनासिक को छोड़कर पी पूर्व में कोई भी व्यंजन हो और आगे स्वरतम मृदु व्यंजन हो तो पी पूर्व वर्ण का तीसरा व्यंजन होता है। तो यहाँ पर तीसरा व्यंजन हुआ है, उसको क्या करो? पहले तो करो। समझ में आया? आगे अब मूल शब्द क्या है यहाँ पर? भय। यहाँ पर वेप, यानी वेप कौन से गण का है? प्रथम गण। इसका अर्थ क्या है? कांपना, हिलना।
खडू तिथलेच कांपना। अब ये भय शब्द की भयात कौन सी विभक्ति है? देखो भयः, भयो, भयाः प्रथमा, भयं, भयो, भयान् द्वितीय, भयेन, भयाभ्याम, भयैः तृतीय। भयात, भयात है ना, तो कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? हाँ, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। और वेपते कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इसका प्रथम पुरुष का एक वचन कौन करता है? ये पंचमी है, करता है क्या वाक्य में? तो करता निकालो, वह नहीं, सह हो गए ना, तो सह। हाँ, तो सह यानी वह, एक तो सह का अर्थ हो गया वह। हाँ, भय, भय शब्द क्या है, अर्थ क्या है उसका? भय यानी भय, और वेप यानी कांपना, लिखा है यहाँ पर वैसे कांपना, बराबर। सभी के अर्थ मिल गए। अब भय शब्द के पंचमी का अर्थ क्या होता है? से होता है, तो वह भय शब्द को से लगाओ, भय से कांपता है। वह भय से कांपता है। आगे ऊपर का सिर्फ मिटा रहे हूँ अभी। सूर्यः प्रकाशते, कर्ता कौन है? मूल शब्द क्या है इसमें? सूर्य। और यहाँ पर कौन सा धातु है? मूल प्र प्लस काश। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। हाँ, सूर्य का मतलब सूर्य ही है। अब सुने पहले, सूर्य शब्द सूर्य है ना, तो यहाँ पर कौन सा है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और यहाँ पर कौन सा है? प्रकाशत है, प्रथम पुरुष तो ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, तो ये प्रथमा विभक्ति कर्ता होती है, तो ये सूर्य का अर्थ सूर्य ही बनता है। और प्रकाश, प्र प्लस काश का अर्थ प्र प्लस काश धातु का अर्थ प्रकाशित होना। कुठं दिले याच्यात? दिले का नाही? कसं काय दिलं नाही? वहाँ पर शायद दिया नहीं आपको, इसमें दिले प्रकाशित होना है ना। हाँ है ना, प्रकाशित होना, इसका अर्थ क्या है? प्रकाशित होना। यानी सूर्य हो गया कर्ता और प्रकाशित होना हो गया क्रियापद। तो सूर्य प्रकाशित होता है। आगे व्याघ्रो म्रियते। अब यहाँ पर क्या है? ओ हो गया, तो क्या बोला था? इसको विसर्ग करो, व्याघ्र म्रियते, ये हो गया आपके विसर्ग, निकाला इसको, संधि निकाली।
अब इस मूल शब्द क्या है? व्याघ्र। और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? मृका म्रिय। म्रिय कौन से गण का है? षष्ठ गण का है। व्याघ्र शब्द का व्याघ्र ही है, तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन, कौन से विभक्ति का? और ये प्रथम पुरुष का एक वचन। बराबर। अब ये एक वचन है तो ये कर्ता हो गया और ये क्रियापद। तो क्या गया? व्याघ्र का अर्थ क्या आता है? बाघ। बाघ मृमरिया ने मरना, व्याघ्र मरता है। ये तो अभी सिर्फ कर्ता और क्रियापद ही आए, इसके आगे सब आएंगे आपको, कर्ता, कर्म, क्रियापद सब। इस प्रकार वाक्य करना है तो आपको थोड़े वाक्य अभी करने के लिए देंगे। आगे असत्यम इकडे दाखव, भाषसे, असत्यम भाषसे। हरे रुद्यमम, वो संधि निकालनी है पूरी। रुद्यमम श्लाघे, पुस्तकानि मृगयसे, पुस्तकानि मृगयसे। वीरोरिम निषूदयते, निषूदयते। मोदकः बालकाय रोचते, मोदकः बालकाय रोचते। आगे बुधो मोक्षम लभते, हे राम सुष्ठु शोभसे विनयेन, सुष्ठु यानी अच्छा, शोभसे विनयेन। ज्ञानात् सुखम जायते, ज्ञानात् सुखम जायते।
ये थोड़ा सा अलग अलग लिखना है इसको। जायते आगे। नारायणस्य स्नेहो मधला शब्द राहिला। नारायणस्य गलत हो गया पूरा। नारायणे रामस्य स्नेहो वर्धते। जनानां कल्याणाय नृपो यतते। आचार्यं शिष्यः सेवते। विश्वामित्रात् दस्रानि शिक्षते रामः सदाचारेण मनुष्यः स्वास्थ्यं लभते। पुत्रस्य दुराचारात् सुखं नाशंसे। कटः कुत्र वर्तते? कटः मणिन् परीक्षते मणिकारः। पुत्रस्य लाभेन मोदते। पुत्रस्य लाभेन मोदते।
देवानां मर्चनं मारभे। अर्चन मारभे लिखना है, अर्चनम मारभे, देवानाम अर्चन मारभे। वो उधर लिखती हूँ, दो ही एक वाक्य अभी। प्रबलेन अपि वातेन, प्रबलेनापि वातेन पर्वतो न कंपते। अंतिम वाक्य है ईश्वरस्य ध्याने रमे, ईश्वरस्य ध्याने रमे। इन वाक्यों के अर्थ करके यहाँ लाने हैं, पूरा से खोलना है। पहले लाइन में लिखो, फिर दूसरी लाइन में उसकी विसर्ग संधि कौन सी होती है संधि लिखो, और फिर अर्थ लिखना। क्या क्या करना है कल आपके लिए? तो कल है जो अर्थ दिए, शब्दों के अर्थ दिए, शब्दों के अर्थ याद करना है, जितने धातु हैं उनको चलाना है, और फिर इन वाक्यों के अर्थ करने। समझ में आए? इतना करो, बाकी का हम कल लेते हैं। जो एक अव्यय का जो उदाहरण देना बाकी है वो कल दिया जाएगा, तो अव्यय का खत्म हो जाएगा आपका। उसमें बहुत सारे ज़्यादा अव्यय दिए हैं, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अभी तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास किया है। यदि किसी को पढ़ते समय कोई और अव्यय मिल गए तो आप अपने संग्रह में रखिए। चलो आज की क्लास यही खत्म।